मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर कैरेक्टर ऐसा था औरंगज़ेब का या बहुत सारे शासकों का जिनको रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश की गई और वो भी उन हिस्टोरियंस द्वारा जिन्होंने कि जानते-बूझते किया और जिनको कि आपने डिस्टोरियंस कहा है। क्या वजह है कि भारत की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी औरंगज़ेब जैसे कैरेक्टर से जिसकी पूरी लाइफ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सोसाइटी को क्रश करने में बीती। ख़ास तौर पे उस लार्जर मास को जो कि उसके फ़ेथ को प्रैक्टिस नहीं करता था, हर तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको आइडोलाइज़ करने की कोशिश की जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आप औरंगज़ेब का विरोध कर रहे हैं, तो आप खुद जो है एक कम्युनल मानसिकता वाले व्यक्ति हैं और आप राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं। सर ये तो मैं इट्स मोर पॉलिटिकल आई विल से, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी जो पॉलिटिक्स हो गई, जो इसमें एक जो सेकुलर जो वर्ड आ गया है, इसकी है कि उसके हिसाब से ये हो गया कि यदि आप औरंगजेब को आप टारगेट करते हैं तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये जो दोनों को जो जोड़ दिया गया है एक ताने बाने में, और इसी का वो है, और इसी में है कि इसलिए वो कहते हैं कि आप और ये बड़ा बड़ा, बड़ा गंदा कनेक्शन है। आप मतलब यू आर जजिंग टुडे मुस्लिम विद औरंगजेब। जी, आप उसको दारा सिखों आप से दारा सिकों से बिल्कुल, आप सिखों से जोड़ जो दो। इतना समावेशी था। हाँ, आप अकबर से जोड़ दो। देयर आर मेनी अदर पीपल दे कुड हैव फाउंड एंड डन, बट औरंगजेब से जोड़ना अपने आप में दिखा था कि इन लोगों को, जो कि अपने आप को हिस्टोरियन बोलते हैं, या फिर जो नेहरूवियन इकोसिस्टम के जो लोग थे, उन्हें उन्हें ये लगता था कि मुस्लिम अपने आप को शायद औरंगजेब से ज्यादा जोड़ते हैं। सो इन दैट वे आई थिंक दे जज दीज पीपल। ये मैं उनकी जो सोच पे मैं वो हूँ कि वो उन्हें लगता है कि औरंगजेब की सोच और आज के मुसलमानों की सोच एक है, जो कि गलत है। आप आप वो एक परप्लेक्स में काम कर रहा था, आज के लोगों को उससे जोड़ना। और ये बात मैं इसलिए इस बात को मैं आगे भी बढ़ा के बोलना चाहूंगा कि यदि हम औरंगजेब के बारे में यदि हम कुछ लिख रहे हैं, यदि हम उसे गलत बता रहे हैं, तो इट डजंट मीन दैट वी आर ट्राइंग टू पुट टुडेज मुस्लिम इन कॉर्नर। I mean, these are two different things, and we should be mature enough to put it in two different boxes. लेकिन हमारे जो डिस्टोरियन है और हमारे जो नेहरूवियन जो इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम इंटेलेक्चुअल थे, ये somehow ये जो बेसिक जो डिवीजन है, इसको डिवाइड नहीं कर पाए। उन्होंने दोनों को somehow एक ही से देखा, और ये बहुत बड़ा इनफेक्ट मैं बोलूँगा मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने एक बहुत ही गलत काम किया। मुस्लिम समाज की आपने बात की जो कहा जाता है कि भई औरंगज़ेब के टाइम में जो इतने सारे कन्वर्जन हुए या उसके पहले के भी मुगल शासकों ने किया जहांगीर के समय में हुए, यहाँ तक कि शाहजहाँ के टाइम में हुए। लेकिन लोगों ने मजबूरी में कह लें या इंड्यूसमेंट में कह लें, चूँकि जो सो आपके धर्म को इतना अनाकर्षक बना दिया जाए, उसको फॉलो करने पर आपको इतनी सज़ा दी जाए कि आप सामने से कबूल कर लें और जैसे ही आप कबूल करें, आपको इंसेंटिवाइज़ कर दिया जाए। मेरे ख्याल से ये भी विकल्प था कि आपने बड़े-बड़े गुनाह किए हों, हाँ, तो अगर आप उसकी सज़ा से बचना चाहते हैं तो आप आप इस्लाम कर कबूल लें। कर जी लें। हाँ। तो इस तरीके से आपको अपने धर्म को डिसिंसेंटिवाइज़ करना और इस्लाम को इंसेंटिवाइज़ करना। लेकिन उस इंसेंटिव के बावजूद जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, वो बड़े पैमाने पर हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे। और मुझे लगता है कि ये औरंगज़ेब के लिए एक और बड़ी मुश्किल थी, जो व्यक्ति जो है अपनी जिहादी मानसिकता के साथ इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम की फ़ोल्ड में लेके आना चाह रहा था, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस्लाम की फ़ोल्ड में आ चुके थे, वो भी हिंदू कल्चर से दूर नहीं थे। मंदिरों में दर्शन करने के लिए या जाते थे, धार्मिक त्योहारों में शामिल होते शामिल थे, होते थे। गुरुकुल में पढ़ने जाते थे और ये खुद उस समय के दरबारी इतिहासकारों के दस्तावेजों में है। तो ये जो परिस्थिति थी, वो इस बात को साबित करती है कि जो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन थे, उनसे जो जबरदस्ती अलग किया गया, उसका खुद वो लोग भी लंबे समय तक विरोध करते रहे, जो कि बाय फोर्स शामिल तो हो गए थे, लेकिन जो है उसको वो अडॉप्ट करने को अंदर से तैयार नहीं वो थे। समाज के पार्ट है। इनफैक्ट ये जिसको हम वहाबीकरण बोलते हैं इस्लाम का, वो तो बहुत बहुत नई फिनोमेना है। ये जी हाँ। पिछले 100 साल से पहले आप यदि किसी भी मुस्लिम समाज का थोड़ा सा खरोच के देखें, तो आप देखेंगे कि उनके सारे जो व्यवहार थे, खाने पीने, रहन सहन जो भी थे, त्योहारों में जाना। इनफैक्ट मेरे घर में वो गैजेटियर है, पूर्णिया की गैजेटियर है, पूर्णिया नॉर्थ बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी गैजेटियर है। उसमें है कि आज से 100 साल पहले जो मुस्लिम वुमेन थी, वो सिंदूर लगाती थी, सिंदूर लगा के घूमती थी। मतलब वो कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन वो हमारे जो कल्चर जो भी पैराडाइम था, उसके पार्ट ही रहे। और ये जो ऑरेंजिफिकेशन ऑफ मुस्लिम जो हो रहा है, ये अब हो रहा है। ये पिछले 70 75 80 साल का या 100 साल का जो कारनामा है, जो कि दे आर फोर्स्ड टू बी सीन एज डिफरेंट। उनको बुर्का पहन के आना है। मुझे याद है, मैं बचपन में जब अपने गांव में था, तो हमारे यहाँ जो मुस्लिम थे, हमारे खेतों में वही मुस्लिम का हमारे के लिए खेती करते थे वो। और उनकी जो औरतें आती थी, वो साड़ी पहन के आती थी।
मैं इधर गया हूँ 3 साल पहले, अब सब बुर्का में ट्रांसफर हो गए। तो जो कल्चरल जो डिस्टिंक्शन है, ये बहुत रिसेंट फिनोमेना है। चूंकि आपने अपने गांव का उदाहरण दिया, अपने शहर का उदाहरण दिया, मैं आपको अपने गांव की बात बता सकता हूँ। बिहार के जिस गांव से आता हूँ, जिस जिले से, गोपालगंज से, वहां पर हमारे गांव में जाहिर है जमींदारों का गांव था, तो हाथी रखे जाते थे पुराने समय में। तो उसमें जो महावत होते थे, जो कि हाथियों को कंट्रोल करते थे, उनको मैनेज करते थे, एक सुभान मियाँ करके महावत थे, जो कि हमारे ही गांव में रहते थे। एक टोला था, मुस्लिम टोला, उसमें थे। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी, इनफैक्ट जिंदगी के आखिरी दिनों तक, जब उनको फाइनली उनकी कम्युनिटी में जो नए रेडिकल जो कह रहे हैं ना, जो औरंगजेबाइजेशन वाले जो हैं, या जो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं अरबीकरण वाले, अरबाइजेशन वाले, उन्होंने जब तक उनको फोर्स नहीं किया, सुभान मियाँ के घर से बजरंग बली का अखाड़ा उठता था। और वही सुभान मियाँ सबसे पहले जो है रंग लगाने की शुरुआत करते थे होली के मौके पर। हर आदमी की पीठ पर अपना हाथ चिपकाते थे और उसको जो है सुभान छाप कहा जाता था होली के मौसम में। तो आपने जो ये कहा कि भले फेथ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कल्चरल ट्रेडिशन जो है नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तजिया में यहाँ मैं तक मैं ताजिया- तजिया में आई वाज देयर, मैं गया हूं। मैं और ताजिए का जुलूस we हिंदू used to- घरों पे आता था, हाँ, लोग उसको पूछते थे। हाँ, we used to be इट part वाज of वेरी it. नॉर्मल। प्रसाद, हाँ, सिरनी, एग्जैक्टली। तो ये जो है, ये एक रिसेंट फेनोमेना। और मुझे लगता है कि औरंगजेब का शायद गुस्सा इसलिए भी था कि तलवार के बल पर लोगों को जो है सो इस्लाम में तो ला दिया, लेकिन वो जो है इंडियन कल्चर ट्रेडिशन या हिंदू ट्रेडिशन को छोड़ने को छोड़ तैयार नहीं पाया जी, है ना, और इसलिए उसने और अत्याचार का सिलसिला बढ़ा। जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी वो बातें थी औरंगजेब को लेकर, जिसमें कि खासतौर पे जो औरंगजेब के जो नए नए समर्थक हैं, या फिर वो लोग जो कि पॉलिटिकल कारणों से औरंगजेब को अपना मसीहा बनाने में भी लग जाते हैं, वो जब ये सवाल उठाते हैं कि भाई औरंगजेब के सामने बाकी जो शासक थे, आप अकबर को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते उतना, या फिर शाहजहां को क्यों नहीं करते, या जहांगीर को क्यों नहीं करते। तो ये जो हम लोग इतनी देर से जो चर्चा कर रहे थे, उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर औरंगजेब ही सबसे बड़ा विलन क्यों रहा। कई लोग जो ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर जो हिंदू शासक थे, खासतौर पे जो राजपूत राजा थे, उन्होंने क्यों साथ दिया जो है औरंगजेब जैसे इतने क्रूर लोगों का, उसकी भी वजह समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस औरंगजेब को सेकुलर बनाने की होड़ लगी हुई है, या फिर एक बड़ा ही न्यायप्रिय शासक बनाने की होड़ लगी हुई है, ऐसे तमाम लोगों को जो कि इस होड़ में शामिल हैं, उनको खुद औरंगजेब की वसीयत जो है पढ़नी चाहिए। 12 हिस्सों में बटी हुई ये वसीयत, जो कि अवेलेबल है आज की तारीख में तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किताबों में। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि खुद औरंगजेब अपने आखिरी दिनों में अपने को कितना बड़ा पापी समझता था, जो कि राह से भटका हुआ था, जिसने लोगों पे अत्याचार किया हुआ था, और उन गुनाहों को माफ करवाने के लिए वो अपने बड़े बादशाह यानी खुदा की बात करता है। उनके यहाँ अगर उसको माफी मिलनी है तो उसको जो है खुले आसमान के नीचे दफन होना है। यह विल करके गया, यह वसीयत करके गया औरंगजेब।